जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपका साथियों 8, 9 और 10 जून को है, इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे सिलेबस के संपूर्ण निचोड़ को देखेंगे। इस निचोड़ में आप लोग साथियों हिंदी का निचोड़ देखेंगे, जीके जीएस संविधान करंट अफेयर का निचोड़ देखेंगे और उसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स का भी साथियों निचोड़ देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट को साथियों हम लोग देखेंगे। जैसा आपका पेपर इस बार आएगा वैसे सवाल मैं तैयार करवा के लाया हूं। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हिंदी के सवाल होंगे और हिंदी में आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि भाई इतने में से इतने मुझे सही करना है, यानी कि लगभग 37 सवाल में से कितने सवाल आपके सही हो सकते हैं, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। निरामिष कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में निरामिष लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि कनिष्ठ का सातु विलोम क्या हो सकता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कनिष्ठ का विलोम सहकर्मी नहीं होता। देखिए, सहकर्मी का विलोम भिन्नकर्मी होता है, सहायक का विलोम विरोधी होता है और अनुदार का विलोम उदार होता है। लेकिन अगर कनिष्ठ के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो कनिष्ठ का विलोम सातु वरिष्ठ होता है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द का विलोम यानी कि स्थूल का विलोम क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यहां पर अस्थिर लिखा हुआ, अस्थिर का विलोम स्थिर होगा और अग्रज का विलोम अनुज होगा। और अगर बात करते हैं सूक्ष्म विलोम साथियों क्या होता है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म और सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर इसकी यानी कि सूक्ष्म ही तो हो जाएगा साथियों, यानी कि स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा और सूक्ष्म का विलोम स्थूल यहां पर हो जाएगा। बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो साथियों अज्ञ कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाएगा, है ना। और जो बहुत कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहा जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि तटस्थ कैसे लिखा जाता है आपको बताना है। तो मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ साथियों तटस्थ, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो इसी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत अर्थक नहीं है? तो विपरीत अर्थक नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मैं कहूंगा कि कंजूस की अगर बात करते हैं तो कंजूस का विलोम तो उदार होता है, ऊंच का विलोम नीच होता है, उदय का विलोम अस्त होता है, उग्र नहीं होता है, और उत्थान का विलोम पतन होता है। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष शोक से होता है, सातु आदि के भावों से होता है, तो उनको क्या कहा जाए? उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते नहीं, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं साथियों, उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि ने, क्या ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो मैं कहता हूं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो अगर के लिए आता है तो संप्रदान लगाते, कर्ता ने आता तो कर्ता लगाते, यहां पर ने आया है तो कर्ता आपका आंसर होगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बेटी का बेटियां हो जाएगा बहुवचन, डिबिया का डिबियां हो जाएगा नहीं साथियों, श्रोता का श्रोतागण हो जाएगा बहुवचन, वधु का वधुएं हो जाएगा। लेकिन डिबिया का डिबियां होता है, डिबिये नहीं होता है, डिबियां होना चाहिए था। उसके बाद देखिए, बकरी का पुल्लिंग रूप क्या होता है साथियों? बकरी के स्त्रीलिंग शब्द है और बकरी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बकरा हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है बताइए? तो ये पश्चिमी हिंदी की एक उपबोली है कन्नौजी, जिसका नाम है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, उसने पढ़ लिया होगा, ये कैसा वाक्य है? तो उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? इसमें एक संदेह दिखाई दे रहा है, तो ये एक आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। साथियों, आप पूरी कोशिश ये कीजिए कि मुझसे पहले आप अपना आंसर बता दें और फिर मैं जो आंसर बताऊं उससे मैच करिए कि जो मैंने आपको आंसर बताया है क्या वही आपका आंसर था। अगर वही आपके आंसर हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, पुनर्जन्म का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? तो पुनः धन जन्म करेंगे। इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसमें आपकी विसर्ग संधि है। उसके बाद देखिए कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, एक बार मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा साथियों संयुक्त स्वर आपसे पूछा जा रहा है। तो ए की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें से
एक की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं कहूंगा यहां पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो राम खाना खाता है, ये कर्मवाच्य नहीं। राम से खाना खाया जाएगा, ये कर्मवाच्य है। बिल्कुल सही साथियों, राम से खाना खाया जाएगा, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरा आज खाने का मन नहीं है, क्या मेरा आज खाने का मन नहीं है? अशुद्ध अंश स्पष्ट आपको करना है। चलिए, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, तो दिक्कत यहां पर है सातु, मेरा आज खाने का मन नहीं है, ऐसे करके सातु कुछ होना चाहिए था, है ना। कुल मिला के दिक्कत ऑप्शन नंबर डी वाले में थी और यही आपका जवाब होगा। इसमें से सही विन्यास शब्द कौन सा है? तो आपको ये बताने कि अध्ययन कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ अध्ययन बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? अक्षमा बताओगे, अक्षम्य बताओगे, अक्षम्य बताओगे, अक्षम्य बताओगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य कहा जा सकता है। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो हाहाकार शब्द यहां पर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर तो भयानक रस हो जाएगा। और ये यहां पर अगर बात करते हैं साथों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं साथों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को हर हालत में क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ तैयार किया गया है साथियों। आपकी जो परीक्षा है 8 जून, 9 जून, 10 जून को, उसके लिए साथियों आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग के साथियों क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे आपका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा साथियों आपके लिए हिंदी की पीडीएफ तैयार की गई, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की गई है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों पॉलिटी की पीडीएफ आप लोग देखेंगे, और उसके अलावा साथियों आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दी जाएगी। यानी कि सारा कुछ आपको दिया जाएगा साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। मेरा मानना है कि अगर आप इस पीडीएफ को लेकर इससे पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम कम से कम साथियों क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, 45 का पेमेंट आप कटवाएंगे, आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। टारगेट सिलेक्शन को ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर आप ये सारी पीडीएफ वगैरह ये चीजों को देख सकते हैं। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के पहले दो बिंदी नहीं साथियों, चंद्र बिंदी भी नहीं, आगे दो बिंदी नहीं, एक बिंदी, यानी कि स्वर के ऊपर एक बिंदी लगती है अनुस्वार में। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हिमालय के लिए अगर मैं आपसे संधि विच्छेद पूछूं तो आप क्या कहेंगे? हिम धन आलय नहीं, हिम धन आलय बिल्कुल सही साथियों। हिमालय में कौन सी संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हिमालय हो जाएगी, और इसमें कौन सी संधि है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो बता दीजिए आपका जवाब साथियों क्या हो जाएगा। देखिए पक्षी की अगर हम लोग बात करें तो पक्षी को नभचर कहते हैं, खग कहते हैं, अंडज भी कह सकते हैं साथियों, लेकिन पंकज नहीं कहते। पक्षी का पर्यायवाची पंकज नहीं होता है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करने के लिए किया जाता है, या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, या भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य या दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। मैं कहूंगा इन लाइंस में से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग जो किया जाता है वो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है ये चतुर शब्द, तो ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है ये क्या है विद्यार्थी, तो ये आपका विशेष होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाया जाता है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेषण होते हैं। तो इसमें जो होगा वो चतुर शब्द जो होगा ये आपका एक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जयशंकर प्रसाद ये चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उनको आध्यात्मिक कहा जाता है। अगला देखिए साथियों, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह इनमें से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? देखिए हस्तलिखित, हाथ पर लिखित नहीं, हाथ से लिखित बिल्कुल सही साथियों, हाथ से लिखित हो जाएगा, आंसर आपका भी होगा। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किससे है। यहां पर गौरव का विलोम होता है साथियों लाघव, तो नकल का विलोम क्या अकल होता है? नहीं, नकल का विलोम मूल होता है, तो मूल आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा शब्द साथियों देशज नहीं है मुझे बताइए। टोपी, पेट, लाठी, गमला, मैं कहूंगा गमला शब्द यहां पर देशज नहीं है, बाकी सारे देशज
शब्द हैं। उसके बाद देखिए वी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा हो सकता है? तो बहन तो नहीं होगा, भीम भी नहीं होगा, बियर भी नहीं हो सकता, विमुख हो जाएगा, क्योंकि वी अलग और मुख अलग, यानी कि वी जो होगा ये एक उपसर्ग का काम करेगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही, मुझे बताइए। देखिए ट्राई करते हैं साथों। देखिए यहां पर अगर बात करें 1 2 3 3 मात्राएं यहां पर हो गई, यहां पर भी 3 मात्राएं हो गई, 1 2 2 मात्राएं यहां पर हो गई, 1 2 3 मात्राएं यहां पर हो गई, 2 मात्राएं यहां पर हो गई, 1 2 3 मात्राएं यहां पर हो गई, 1 2 यहां पर मात्राएं होंगी साथियों, 1 2 3 होगी है, और 1 2 3 यहां पर हो जाएंगे, 1 2 3 यहां पर हो जाएंगे। कितनी होगी देखिए जरा, 3 3 6 7 8 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो रही हैं, है ना। 25 नहीं होगी साथू, मैंने पता कहां पर एक एक्स्ट्रा जोड़ ली। अगर बात करते साथू यहां पर मैंने ये यहां पर 2 मात्राएं होंगी, तो कुल मिला के 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि एक बड़ा आ और ओ वाली, तो कुल मिला के 2 मात्राएं। तो कुल मिला के अगर बात करते 25 नहीं बल्कि 24 मात्राएं हो जाएंगी इन दोनों पंक्तियों में, एक इसमें 24 मात्राएं हो जाएंगी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सातु? परसर्ग कहा जाता है। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, ये कौन सा समास है? यानी कि क्रोध रूपी अग्नि को क्रोधाग्नि कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा समास है? तो मैं कहूंगा इसमें कर्मधारय समास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि उत्थान का इनमें से कौन सा विलोम हो सकता है? तो उत्थान का विलोम तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पतन हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या होता है साथियों? पतन होता है, और पतन का विलोम क्या होता है? उत्थान होता है। अगला देखिए गोधूम शब्द है, तो गोधूम शब्द क्या देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? तो आपको मालूम होना चाहिए गोधूम एक तत्सम शब्द हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? तो पता किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा कुंडलिया की बात चल रही है। यानी कि कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इस बार भी साथियों आएगा। अगला देखिए इनमें से कौन सा शब्द साथियों तत्सम है? मुझे बताइए। आलस्य, आम, आग, आश्रम। मैं कहूंगा ये तो सारे तद्भव शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला आलस्य शब्द आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों आपका यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय यानी कि वैक्स म्यूजियम ये कहां पर बनाया गया है? तो ये साथियों अपने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों लगभग हिंदी के सवाल अब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग यूपी की करंट अफेयर के सवाल देख रहे हैं। कुछ सवाल लगभग 4 से 5 सवाल हम लोग यूपी की करंट अफेयर के देखेंगे, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके अलग अलग क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। अगला देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी का दर्जा दिया है? तो पता साथियों लखनऊ को यह दर्जा मिला है। यानी कि आंसर आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है साथियों, लखनऊ आपका यहां पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, साइमन नहीं थे, स्टेफोर्ड क्रिस्प भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। शासक राजा या रानी होगी इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होगा, ऐसा भी नहीं है। उस राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र देश है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का भी ये किससे संबंधित है? तो ये सातों किससे संबंधित है? मैं कहूंगा ये सहकारी समितियों से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत निहित है? कौन सा अनुच्छेद के बारे में यह बात कहता है? मैं कहूंगा मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध, यह संविधान के अनुच्छेद 23 में इस बात का जिक्र किया गया है। आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो मैं कहूंगा साथियों स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है वो इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए साथियों, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, मुझे बताइए। तो पहले सभापति कौन थे, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और यही राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं साथियों? डीजीपी आयुक्त होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं? तो मैं कहूंगा डीजीपी होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ये कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ये हेग में स्थित है। नीदरलैंड के हेग में ही स्थायी मध्यस्थता न्यायालय स्थित है। उसके बाद देखिए इनमें से किस मुद्रा मूल वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? विमुद्रीकरण किए गए 1000 रुपए के नोट, नवीनतम 500 रुपए के नोट, नवीनतम 100 रुपए के नोट? तो मैं कह सकता हूं साथियों नवीनतम 100 रुपए के नोट। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल की अगर बात करते हैं साथियों ये तो ब्राजील देश की मुद्रा है। आपसे पूछा जा सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो पता कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डेंड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया था। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? तो मैं कहूंगा वो मिर्जापुर के रहने वाले थे। तो मिर्जापुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए साथियों द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो ये किसके द्वारा लिखित है साथियों? ये लिखित है नथानियल हॉथॉर्न के द्वारा लिखित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया हुनर हाट मुख्य रूप से होता है। तो हुनर हाट मुख्य रूप से होता है क्या अल्पसंख्यक युवाओं के लिए छात्रवृत्ति से इसका संबंध है? नहीं। कारीगरों के लिए आवास योजना से? नहीं। बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच है? बिल्कुल सही साथियों हुनर हाट जो है ये बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सबके बाद देखिए साथियों सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है जो या छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो मुंबई में है, सालार जंग संग्रहालय या भारतीय संग्रहालय कोलकाता का? मैं कहूँ कोलकाता का भारतीय संग्रहालय की सबसे बड़ा संग्रहालय आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साथियों फलों से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे? तो उन दोनों ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। बिल्कुल सही साथियों यही 2 नाम थे, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों लखनऊ में स्थित है। यूपी के लखनऊ में ही राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम में आ सकता है। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2025 में 25वें आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पता साथियों किसको दिया गया था? नितांशी गोयल को दिया गया था आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये ओडिशा के रहने वाले हैं। ये ओडिशा से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए सितंबर 2025 में किसने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अगला देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस
ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरालंपिक्स को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? तो मैं कहूंगा 22.70 करोड़ पुरस्कार राशि वितरित की है। अगला देखिए, एफडीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, फॉरेन डेटा इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं कहूंगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही एफडीआई की फुल फॉर्म होती है। अगला देखिए, औद्योगिक नीति 1991 ने क्या बढ़ावा दिया? तो साथियों क्या बढ़ावा दिया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, यानी कि किसने जीता है आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्लोस अल्कराज ने ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? तो कौन सा देश बनाने वाला है? चीन देश बनाने वाला है। चीन देश स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। किस राज्य में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? तो पता साथियों कहां पर गठित की गई है? तमिलनाडु राज्य में गठित की गई है। बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो आपको इसका भी आंसर मालूम होना चाहिए। अपने देश भारत देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। किस बैंक ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? ये आपको मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया देश के थे। हॉकी के खिलाड़ी थे, माइकल नॉब्स इनका नाम था और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये तो नागालैंड में साथियों आयोजित किया गया है रुसोमा संतरा महोत्सव। अगला सवाल देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपको यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए, स्पेन देश की अगर बात करें तो स्पेन देश के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश आपका जवाब होगा। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये साथियों मुंबई में आयोजित होगा। मुंबई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के डीजीपी बने हैं साथियों, कौन? पीयूष पांडे। उसके बाद देखिए, तो अब आपके सामने यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के सवालों को साथियों वैसे सेट किया गया है और उन सवालों को लिया गया जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके सवाल, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये इन रीजनिंग के क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग को मालूम पड़ेगा। चलिए, तो पहला सवाल रीजनिंग का है। आपको बताने कि सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को दिया गया कथन है। अब धारणाएं आपको बताने कौन सी निहित है इसमें कि विभाग अध्यक्ष के द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है साथियों। जब विभाग के अध्यक्ष ने इतनी कड़ी उससे बात कही गई है कि अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, तो साथियों बिल्कुल वो अब मेहनत कर सकता है। तो ये तो साथियों धारणा नहीं है, सही है। कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी ना है साथियों कि आप तक कुछ लोग कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला आपका धारणा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। आपसे कहा जा रहा है कि ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव लेने की एक क्रिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि अशिक्षित लोग वे नहीं हैं जो लिख और पढ़ नहीं सकते, बल्कि लेकिन वो लोग हैं जो सीखने के इच्छुक ही नहीं है, वो लोग अशिक्षित हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताने कौन सा अनुसरण करता है? जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं, ऐसा नहीं यहां पर कहा गया। यहां पर कहने का मतलब कुछ और था, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीजें, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने इन ऐसे हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एम होना चाहिए? यानी कि इन ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले एम हो और बाद में भी साथियों एम हो, यानी कि आपको ये बताना है कि ये कितनी बार आया है एम एन एम। देखिए एम एन एम ये तो पहली बार हमें मिल गया, एन एम एम, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से अगर यहां से देखें तो एम एन एम आ गया, ठीक है। एन
अच्छा, एम एन यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर देखिए एम एन एम बिल्कुल बन गया। अब यहां पर अगर बात करें, ये देखिए एक और है एम एन एम, ठीक है, और एक और बन रहा है देखिए एम एन एम, यानी कि कुल मिला के 5 ऐसे एन हमें मिले हैं जिनके ठीक पहले भी और बाद में एम है। तो 5 कहां पर लिखा हुआ है? 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इनको आपको सतु क्रम से लगाना है। कैसे क्रम से लगाना है आपसे कहा जा रहा है? देखिए सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल, रिकवरी, सर्जरी, एम्बुलेंस। मैं कहूंगा सबसे पहले इंसान का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद साथों क्या उसको एम्बुलेंस ले जाया जाता है, यानी कि 5 नंबर का काम होता है। उसके बाद एम्बुलेंस जो आती है ले जाती है, वो कहां ले जाती है? तो वो हॉस्पिटल में ले जाती है। और उसके बाद साथों क्या होता है? उसकी सर्जरी होती है, उसकी सर्जरी होती है और फिर उसकी रिकवरी हो जाती है। तो कुल मिला के ये क्रम बनेगा 152 43 कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको बताने कि कौन सा आरेख आदमी, पिता और डॉक्टर को निरूपित करता है। देखिए मुझे इतना तो पता है कि जितने पिता होते हैं वो सब आदमी होते हैं। तो जो ये मान लीजिए ये पिता हो जाएंगे, जितने भी पिता हैं सभी के सभी पिता सातु क्या कहलाए जाते हैं? आदमी होते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कुछ पिता डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ आदमी डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ डॉक्टर तो साथियों कुंवारी भी होंगी, महिलाएं भी होंगी, तो ये डॉक्टर वाला हो गया। तो कुल मिला के ऐसा आरेख आपको बताना है कहां पर बना हुआ है? लगभग लगभग ऐसा ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन है और निष्कर्ष आपके सामने है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो मान लेते हैं साथों ये क्या हो गए? ये विद्यार्थी हो गए। और कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो कुछ विद्यार्थी ये क्या हो गए? ये खिलाड़ी हो गए कुछ विद्यार्थी। उसके बाद कह रहे कि कुछ खिलाड़ी एथलीट है। तो मान लेते हैं कुछ खिलाड़ी क्या हो गए साथों? कुछ खिलाड़ी यहां पर एथलीट मान लेते हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है या कौन सा यहां पर गलत है। चलिए, कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं, कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, कुछ खिलाड़ी, देखिए ये तो बिल्कुल सही है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी, इतने खिलाड़ी विद्यार्थी, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है। अब आप जरा एक को, कथन एक को और सॉरी निष्कर्ष एक को और निष्कर्ष 3 को पढ़िए क्या लिखा है। एक बार कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं और एक बार कहा जा रहा है कि कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम दोनों में से किसी एक को सही मानते हैं, यानी कि इसमें 2 तो सही है, लेकिन उसके बाद साथियों क्या कि एक या सही हो सकता है या साथियों 3 सही हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने होगा, तो इस ऑप्शन को आपको लगाना होगा। चलिए, नंबर सीरीज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नंबर सीरीज का सवाल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके एग्जाम में साथियों आता ही आता है। 2 सवाल, 2 से 3 सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएंगे नंबर सीरीज के, इसलिए इन सवालों को भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 87 सबसे पहले है, उसके बाद 88 आ गया है और उसके बाद साथियों 80 आ गया है। 87, 88, 80 और उसके बाद 107 आ गया है और उसके बाद साथियों 43 आ गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगला नंबर यहां पर साथियों क्या हो सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाने दीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर हम यहां से 87 से 88 पर जाए तो मुझे लग रहा है कि यहां पर एक ही तो बड़ा, और कितना बड़ा है साथियों? 88। देखिए अभी यहां पर एक बढ़ाया गया, अब यहां पर 8 माइनस कर दिया गया, घटा दिया गया। यहां पर कितना बढ़ाया गया? 20 और 7 27 बढ़ा दिया गया। अच्छा भाई, एक प्लस किया, माइनस प्लस माइनस, तो अब यहां पर माइनस आना चाहिए। कितना माइनस किया गया है? 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो अब यहां पर प्लस किया जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको ये नंबर नहीं समझ में आ रहे। 1, 8, 27, 64। देखिए ये है आपका 2 का क्यूब, ये है आपका 3 का क्यूब, ये है आपका 4 का क्यूब और इसको 1 का क्यूब मान सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर आ जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, यानी कि 43 में 125 जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 168 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित भी आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन आते हुए फंसेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि 5 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। सुधा के प्राप्तांक, यानी कि सुधा को जितने अंक प्राप्त हुए हैं वो लता से अधिक थे, ठीक है। राम्या के प्राप्तांक प्रवीण से कम लेकिन सुधा से अधिक थे। सुनीता के प्राप्तांक लता और सुधा के बीच में थे। किस जोड़े के अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांक थे? ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बता दीजिएगा। चलिए
यानी कि इसका मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे अधिक अंक किसके थे और सबसे कम अंक किसके थे। देखिए आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि सुधा के प्राप्तांक लता से अधिक थे। या एक काम करिए, इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे साथियों। रम्या के प्राप्तांक प्रवीण से कम, यानी कि रम्या की अगर बात करते हैं साथियों तो रम्या के प्राप्तांक जो थे ना साथियों ये प्रवीण से कम थे। रम्या के प्राप्तांक प्रवीण से कम थे, लेकिन रम्या के प्राप्तांक सुधा से अधिक थे। तो सी ठीक, कोई दिक्कत नहीं साथियों, सुधा से अधिक थे तो सुधा से अधिक ही तो है रम्या के प्राप्तांक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सुधा के प्राप्तांक लता से अधिक थे, सुधा के प्राप्तांक जो है ना ये लता से अधिक हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनीता के प्राप्तांक लता और सुधा के बीच में थे। अच्छा, सुनीता के प्राप्तांक लता और सुधा, लता और सुधा सुनीता के, ठीक है। तो एक काम करिए, लता और सुधा के बीच में आएंगी कौन, लता और सुधा के बीच में कौन आएंगी, सुनीता आएंगी। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, इसको एक काम करिए हटा के पहले सुनीता लिख दीजिए और फिर लता आ जाएंगी। पहले सुनीता आ गई यहां पर, ठीक है ना, और फिर साथियों कौन आ गई, वो फिर साथियों लता आ गई। तो ये आपने सारे के सारे बैठा दिए। पूछा जा रहा है सबसे अधिकतम, तो सबसे अधिकतम प्रवीण के, सबसे कम लता के। तो प्रवीण और लता कहां पर लिखी है, प्रवीण और लता आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी बहुत शानदार सवाल, इसके ऑप्शन नीचे होंगे शायद, देखिए ये है। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के अष्टभुज के एक कोने पर बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेधा राधा, देखिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे 8 लोग, यानी कि इस सर्किल की अगर बात करें तो 8 लोग बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 8 हो गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या कहा आपसे जा रहा है, एक सेकंड रुकिए जरा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेधा राधा के विकर्णवत सामने बैठी है। मेधा जो है ना ये राधा के विकर्णवत सामने बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर है, मेधा जो है ना ये सीमा के बाईं ओर है। तो सीमा को आप कहीं पर बना दीजिए, मान लीजिए सीमा अगर यहां पर बैठती हैं तो सीमा के बाईं ओर मेधा यहां पर बैठ जाएंगी। और कहा जा रहा है कि मेधा जो है ना राधा के विकर्णवत सामने बैठी, यानी कि बिल्कुल सामने, मेधा के सामने राधा, राधा यहां पर बैठेंगी, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा था आपसे मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी, ये भी हो गया। रमन सीमा के बगल में बैठा है, सीमा के बगल में रमन बैठा है, यानी कि रमन यहां पर आ जाएंगे। रमन सीमा के बगल में बैठा है। गोविंद के सामने बैठा है, गोविंद के सामने बैठा है कौन, रमन। तो गोविंद कहां पर बैठेगा, गोविंद सातु यहां पर बैठेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा जा रहा है गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, गोविंद चंद्रा के, यानी कि चंद्रा यहां पर बैठेगा, चंद्रा के दाईं ओर गोविंद बैठा हुआ है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, शांति जो है ना मेधा के दाईं ओर, अच्छा भाई मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, यानी कि मेधा के दाईं ओर यानी कि यहां नहीं बैठी होगी शांति। तो जाहिर सी बात है शांति जी यहां पर बैठी होंगी। उसके बाद कहा जा रहा है किंतु राशि के सामने बैठी, अच्छा अच्छा अच्छा, शांति जो है ना ये मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है तो मेधा के बाईं ओर बैठी, और शांति किसके सामने बैठी है, राशि के सामने बैठी है। तो राशि जी यहां पर आ जाएंगे। चंद्रा के सामने कौन बैठा है, चंद्रा यहां पर बैठी हैं। चंद्रा के सामने सातु सीमा बैठी है, तो सीमा कहीं ऑप्शन में होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए कहां पर है सीमा, तो सीमा ऑप्शन नंबर बी वाले। उसके बाद देखिए सातु कहा जा रहा है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, अच्छा उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। आपसे यहां पर एक बात कही गई है क्या, कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यानी कि ये पूर्व है सातु, इसको पूर्व को पूर्व नहीं कहेंगे बल्कि पूर्व को क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे। देखिए यानी कि 90 डिग्री बस घुमाया है, और ये होता है सातु आपका पश्चिम, और ये क्या होता है, ये आपका होता है उत्तर। अच्छा एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज यहां पर भी क्या वही चीज फॉलो कर रही है। देखिए जरा, उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व है कहां पर, उत्तर पूर्व आपका सातु ये है उत्तर पूर्व, यानी कि इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। देखिए दक्षिण पूर्व, तो यानी कि इस दिशा को ये दिशा कहा जा रहा है। यहां पर भी 90 डिग्री ही घुमाया गया है, तो मैं कहूंगा उत्तर पश्चिम कहां पर है, उत्तर पश्चिम आपका ये है। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम को फिर इस दिशा के द्वारा नोट किया जाएगा। तो मैं कहूंगा उत्तर पश्चिम को साथियों उत्तर पूर्व कहा जाएगा। तो उत्तर पूर्व कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक अतिथि से रामपाल का परिचय कराते हुए आकाश कहता है, रामपाल के बारे में कह रहा है आकाश, क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि वह मेरे पिता की पुत्रवधू। देखिए
आकाश कह रहे हैं मेरे पिता की पुत्रवधू यानी कि मेरी पत्नी। अरे भाई मेरे पिता की, आपके पिता की पुत्रवधू कौन होगी? आपकी पत्नी तो होगी। तो आपकी पत्नी का इकलौता बेटा यानी कि आपका इकलौता बेटा। तो कुल मिला के साथियों रामपाल की अगर बात करें, है ना, ये आपका इकलौता बेटा है। तो आकाश रामपाल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रामपाल क्या कहेगा? आकाश को पिताजी कहेगा। तो पिताजी कहेगा पिताजी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, डी नहीं बल्कि सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को भी आप लोग देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग आपका ये हो गया, विकर्ण क्या होता है? ये होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो साथियों 14 सेंटीमीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, मान लीजिए अगर हमने इसकी भुजा ए मानी, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल फिर हम क्या देखते हैं साथियों? ए स्क्वायर देखते हैं, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना होगी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर हमें वर्ग का विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है साथियों? वर्ग का, यहां पर हमें क्या दे रखा है साथियों? वर्ग का विकर्ण दे रखा है। वर्ग का विकर्ण कितना है साथियों? भुजा, भुजा क्या हमने मानी है? ए मानी है, यानी कि साथियों ए अंडर रूट 2 ये है। तो वर्ग का विकर्ण कितना है साथियों? 14 है। तो वर्ग का विकर्ण 14 बराबर कितना आ जाएगा? ए रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों हमें ए बराबर निकालना है, तो 14 बटे रूट 2 यहां पर हो जाएगा बराबर ये। तो ये आपका ए का मान यहां पर जो है ना वो निकल आएगा, ठीक है ना। निकल आया साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें ए स्क्वायर चाहिए है, तो साथियों हम इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर बटे रूट 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करोगे तो साथियों क्या आ जाएगा? 14 गुणा 14 आ जाएगा। और रूट 2 का स्क्वायर करोगे, रूट 2 गुणा रूट 2 आ जाएगा। आपको पता होगा साथियों क्या कि रूट 2 गुणा रूट 2 है तो सिर्फ 2 निकलकर बाहर आता है ना। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा 14 गुणा 14, तो ये 2 से कटेगा 7 आ जाएगा। 14 सत्ते 98 होते हैं, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और वो हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। पीयूष द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साथ। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बहुत आराम से समझाएंगे, बहुत प्यार से समझिएगा। देखिए दूरी यहाँ पर कितने दे रखी है साथियों? 56 किलोमीटर की दे रखी है। समय आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है साथियों? समय आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करते हैं चाल यहाँ पर कितनी दे रखी है साथियों? चाल की अगर बात करते हैं, चाल यहाँ पर आपको दे रखी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर साथियों आपको चाल दे रखी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक बात ये बताइए कि 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितनी बार रुकेगा? 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितनी बार रुकेगा? और हर तीसरे घंटे पर वो रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी है, हर तीसरे घंटे पर वो रुक रहा है। तो 3 एकम 3 क्या हो जाएगा साथियों? 3 एकम 3 और ये आपका कितना हो जाएगा? सॉरी 3 एकम 3 2 26 हो जाएगा। 3 7 21 3 8 24, यानी कि लगभग साथियों वो 18 बार तो रुकेगा। कितनी बार रुकेगा? 18 बार रुकेगा, ठीक है। और 18 बार वो रुकता है, और कितनी देर के लिए रुकता है? हर बार वो 5 मिनट के लिए रुकता है। 5 मिनट के लिए रुकता है, 18 बार रुकता है, तो कुल मिला के 18 पंजे 90, यानी कि 90 मिनट तो वो रुकेगा, यानी कि 90 मिनट रुककर वो आराम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों देखिए कुल दूरी कितनी है? 56 है। चाल कितनी है साथियों? 8 है। तो मैं कहूंगा 8 64, और कितनी हो जाएगा साथियों? वो तो ज्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी कि कुल मिला के अगर बात करते हैं समय आपका 7 घंटे निकल कर आया। 7 घंटे ये समय लगेगा। देखिए दूरी, इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो 7 घंटे तो इसमें लगेगा, लेकिन वो 90 मिनट रुका भी तो है। और ये क्या होता है साथियों? ये 60 मिनट प्लस 30 मिनट होता है, यानी कि 7 घंटे और ये 1 घंटे, यानी कि 8 घंटे 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट लगेंगे। और 8 घंटे 30 मिनट कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 8 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है 48 65 35 55 49 वर्ष आयु के 6 पुरुष हैं, ठीक है। ये तो इन 6 पुरुषों की आयु का औसत आपसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं साथियों, सबसे पहले एक काम करिए, इनको जोड़ लीजिए साथियों। यहाँ पर एक नंबर है 42 नंबर है, यानी कि 42 48 65 35 55 49। तो 42 प्लस 48, देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर ही जोड़ लेना है,
ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको साथों हर एक चीज लिख कर बताना पड़ेगी। 49 हो गया ये, बटे कितने नंबर है साथों, 1 2 3 4 5 6, 6 पुरुष हैं तो 6 आ गया। इनको प्लस करिए और 6 से भाग कर दीजिए, आपको औसत पता चल जाएगा। देखिए 2 और 8 10 15 20 25 और सातों 34, 34 का लगेगा 4, हासिल का लगेगा 3, 3 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 21 हो जाएगा, 21 25 25 29 हो जाएगा, यानी कि 294 बटे 6 आ चुका। इसको भाग करिए, 6 5 30 ज्यादा हो जाएगा सातों, 6 चौका आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, रहेगा 5 और 6 नीम आपका 54 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा 49 वर्ष सातों यहाँ पर क्या आया है, औसत आया है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देखे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो क्वेश्चंस थे साथियों, वो क्वेश्चंस, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को हर हालत में क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ तैयार किया गया है साथियों। आपकी जो परीक्षा है 8 जून 9 जून 10 जून को, उसके लिए साथियों आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग के साथियों क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे आपका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा साथियों आपके लिए हिंदी की पीडीएफ तैयार की गई, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की गई है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, पॉलिटी की पीडीएफ आप लोग देखेंगे, और उसके अलावा साथियों आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दी जाएगी। यानी कि सारा कुछ आपको दिया जाएगा साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। मेरा मानना है कि अगर आप इस पीडीएफ को लेकर इससे पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम कम से कम साथियों क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, 45 का पेमेंट आप कटवाएंगे, आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। टारगेट सिलेक्शन को ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर आप ये सारी पीडीएफ वगैरह ये चीजों को देख सकते हैं। उसके अलावा साथियों अगर मैं आपको बताऊं, जितनी भी अभी तक साथियों क्लासेस हो चुकी हैं, उन सारी क्लासेस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप उन सारी क्लासेस को भी देख लीजिएगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ और जो ग्रुप्स आपके पास हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, अब जितने भी मैं कोशिश करूंगा डेली एक क्लास दूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उस एकमात्र क्लास को डेली वाली जरूर आप लोग देखिएगा हर हालत में। उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊं, देखिए ज्यादा चीजें आपको नहीं करवाऊंगा, कम चीजें करवाऊंगा, लेकिन वो कम चीजें आपको पढ़ना जरूर है, तैयारी में आपको करना जरूर है उन सवालों से। चलिए तो साथियों मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।